गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जहां हम लोग छोड़े थे आप लोग को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कॉलम बनाए थे हम लोग उसी को आगे चलते हैं, है ना? 3 कॉलम बनाए थे ना, तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर कंपाउंड था, तो देखिए तो हम लोग कंपाउंड, कंपाउंड था, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, है ना? फाइव इलेक्ट्रॉन्स और चल पहले से ठीक कीजिए, कोई खड़ा और आपका प्रेशर ऊपर दिखेगा, प्रेशर की शर्त पर को लिखिएगा। ज्यादा प्रेशर रहेगा तो राइट, हल्का लगने से चलिए आगे देखते हैं। तो पहला आज क्या है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, है ना? देखिए कौन प्रेशर बताइए, एरोमेटिक एंटी, इसको इसका नाम पहले बताइए। तो पहले डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा। इसका नाम है फ्लोरेन, है ना? आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा और वो केवल नाम लिख देगा। जैसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बताया था, स्ट्रक्चर नहीं देगा तो फॉर्मूला लिख दिया, बस रहे दोस्त। तो इसको स्ट्रक्चर नहीं देगा, केवल लिख देगा फ्लोरेन, फ्लोरेन। अब ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है, साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन्स कितना, अरे ये भी तो रेजोनेंस में जाएगा 6। हम बताए थे एक एटम के पास अगर पाई बॉन्ड या लोन पेयर है, दोनों है, तो एक लोकलाइज रहेगा, एक नहीं लोकलाइज होगा। तो ये वाला स्थिर रहेगा और ये वाला घूमेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला घूमेगा ऐसा ऐसे करके, ये वाला यहीं पे रहेगा, ये लोकलाइज रहेगा, इसमें भी लोकलाइज, लोकलाइज मतलब इसका मूवमेंट नहीं होगा, है ना? लोकलाइज हो जाएगा, ये डीलोकलाइज होगा, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो साइक्लिक रेजोनेंस टिक कर लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। टाइप क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड। और देखिए कभी भी स्ट्रक्चर में ये कंप्लेन मत कीजिएगा कि सर लॉन्ग कर तो दिया ही नहीं था, नहीं दिया हुआ था। वो कंप्लेन से नहीं चलेगा, आपको बॉन्ड कंप्लीट देखना है उसका, जो भी आइटम है उसका बॉन्ड कंप्लीट देखना है। अपने आप लोन कर ढूंढना है कि नहीं उस कंपाउंड में। बताइए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक है, इसमें भी लोन नाइट्रोजन पे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इससे, यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 4 और 6 कंप्लीट साइकिल है, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा। दिस इज नोन एज पाइरॉल। बाय नेम से डायरेक्ट जाइएगा, पाइरॉल। बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे ना, तो बायोमोलिक्यूल्स में देखिए जैसे डायरेक्ट स्ट्रक्चर वहां पर सीखना है। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन बोलिए, इसमें होगा सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 बॉन्ड में गया, अभी तो है इसके पास, है ना? होगा 6 है।
ये स्ट्रक्चर पहचानिएगा तो आप लोग जानते हैं कि क्या है नेफ्थलीन, ठीक है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है बताइए। कैसे साइक्लिक रिंग है, सारा कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड देख लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सब आ रहा है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस तो हो रहा है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन कितना 10। तो 10 कंडीशन में क्या होता है देखिए, एरोमेटिक होता है ना 2 4 10, 2 6 10 है ना, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। हेलो क्या, चलिए 10 वाला एरोमेटिक होता है, यहाँ एरोमेटिक नफ्थलीन, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो साइक्लिक रेजोनेंस तो होगा, एकदम होगा साइक्लिक रेजोनेंस होगा ना, कॉन्जुगेट पोजीशन पे है ना सब कुछ, साइक्लिक रेजोनेंस होगा। पाई इलेक्ट्रॉन कितना 8, तो 4 8 12 वाला तो एंटी एरोमेटिक ही जाता है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों है कि जब ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ना, जैसे हम आइसोमेरिज्म जब पढ़ा रहे थे तो ध्यान रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन बताया था, साइक्लोहेक्सेन कैसे एग्जिस्ट करता है, पेयर फॉर्म या बोथ फॉर्म में बताया था ना। देखने में साइक्लोहेक्सेन जब बोलिएगा तब स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या, क्योंकि ये एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, तो ये चेयर फॉर्म में चला जाएगा या फिर बोर्ड फॉर्म में चला जाता है। उसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल जब एग्जिस्ट करेगा ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये टब शेप में चला जाएगा, टब शेप में कहीं चला जाएगा तो देखिए इस टाइप, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ रखिए, और ये देखिए तो 8 हो गया हुआ। अब देखिए ये टब से ऐसे करके ऐसे हो जाता है, तो ये वाला प्लेन से तो ऊपर चला गया ना, ये मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये टब शेप में चला जाएगा, क्या बोलते हैं टब शेप, टब शेप। तो प्लेन से बाहर चल गया, और प्लेन से बाहर होगा तो रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉन एरोमेटिक, बिकॉज प्लेनरिटी खत्म हो जाता है। तो साइक्लिक रेजोनेंस इसमें नहीं होगा, तो रख लीजिएगा साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आ गया, नॉन प्लेनर लिख लीजिएगा, नॉन प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो सकता। एनिल्यूज फर्स्ट और एडवांस सब तो पढ़ना नहीं, एनिल्यूज के बारे में दिया हुआ था क्या सिलेबस में, एनिल्यूज के बारे में लिखो, एरोमेटिक के बाद एनिल्यूज, थोड़ा एडवांस पढ़ते हो तो वहीं तक रुक जाए, नहीं है ना, एनिल्यूज बॉडी न्यूज मान के छोड़ दीजिए, हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग है नाम ऐसा कुछ नहीं है, उसको एनिल्यूज के फॉर्म में नाम दिया जाता है, एडवांस नेम दिया जाता है, तो वही चेक कर रहा है सफाई के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाना है। तो पहला एरोमेटिक कंडीशन, एरोमेटिक जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसे अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। नॉन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पकड़ तो ले रहे हैं हम लोग। उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। पहला टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी भी कंपाउंड का हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते, दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन किसका, एरोमेटिक। देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, तो कितना आसानी से एक्सप्लेन दे दे। हम रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ा रहे थे, वहां समझाया थे आप लोग को कि किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं हम लोग, कितना आसानी से एक्सप्लेन दे दें, और देने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कितना स्टेबल, वही ना चेक करते हैं ना हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बनाने का ट्रिक हम दिखाते हैं। अगर ये H+ देने के बाद अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो गया तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, अगर स्टेबल हो गया तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ गया। H+ देने के बाद वो स्टेबल हो रहा है, मतलब क्या हुआ, जैसे ही H+ देगा स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, तुरंत H+ देगा, और जो तुरंत H+ देगा दैट कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक। सिंपल लॉजिक है कि नहीं, चलिए दिखाते हैं। चलिए यहाँ से H+ निकालिए, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, देखिए क्या बनता है। इसका कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनेगा, बताइए। एक हाइड्रोजन निकाल दिए, हाइड्रोजन को हम लुप्त कर दिए, यहाँ पे हटा दिए। जब H+ के फॉर्म में निकलेगा ना, तो H यहाँ माइनस रह जाएगा ना, बताइए हमको, यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो ये H+ के फॉर्म में निकला, तो ये तो यहाँ छोड़ते हुए निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं। चलिए, तो ये इसका कंपाउंड ये बना, चलिए और लुप्त कर दिया, उसको हाइड कर दिया। जैसे बेंजीन बनाते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन दिखाते थोड़े हैं, इसका मतलब लगा, जानते हैं आप हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर हम नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा है, एक है। आगे दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, तो ऐसे बना है स्ट्रक्चर, ये ऐसे करते, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ। चलिए यहाँ देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं ना होगा। चलिए बताइए, तो अब ध्यान दीजिएगा, समझिए इस स्ट्रक्चर को सुंदर से बना देगा। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या दिए हैं, क्लियर है क्वेश्चन में, तो कुछ डाउट नहीं है किसी को। चलिए अब देखते हैं, इस तीनों कंपाउंड में H+ देने के बाद सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन बनेगा, पहला एरोमेटिक हो गया ना, तो दिस इज मोस्ट एसिडिक। समझ में आ गया। चलिए ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन कहाँ पे है, कॉन्जुगेट तो सिस्टम डेवलप ही नहीं कर रहा है इसमें। उसके वो कॉन्जुगेट देखिए, वो एंटी एरोमेटिक है, दैट इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है, आपको मालूम है। दिस इज नॉन एरोमेटिक, यहाँ लिख लीजिएगा, नॉन एरोमेटिक है ये, नॉन एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। क्या एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है, हम क्या बताए थे आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे 3 नंबर लीस्ट स्टेबल, ठीक तो है, क्या दिक्कत, लीस्ट स्टेबल होता है कि नहीं एंटी एरोमेटिक, ऑर्डर तो हम लिखवाए हैं तब। चलिए उतारिए,
आईटी का एडवांस प्रोग्राम। तो आप लोग ठीक इसके नीचे बनाइएगा साफ साफ, जब रिविजन कीजिएगा तो आप लोगों को क्लिक करें। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं यार, जहाँ पर दीजिए। हटाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which compound will give precipitate with silver nitrate? दो ही ऑप्शन। Which compound will give precipitate silver nitrate? इसका मतलब समझिएगा, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। प्रेसिपिटेट जो बनेगा उसका कंपाउंड क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। यहाँ से सिल्वर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा। कौन सा क्लोरीन आसानी से रिलीज करेगा? ये कंपाउंड रिलीज करेगा कि ये कंपाउंड? यही आपको पकड़ लेना है बस। जो आयन के Cl मैंने रिलीज कर दिया, तभी ना जो पहले रिलीज कर दिया उसी ना, वही ना सिल्वर से रिलीज करेगा पहले। कौन रिलीज करेगा पहले? ये रिलीज करेगा। आप देखिए कैसे, अगर ये रिलीज, देखिए यहाँ पर Cl किस फॉर्म में निकलेगा बताइए तो? यहाँ पे माइनस के फॉर्म में। अगर Cl माइनस निकला तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक हुआ। बताइए कितना, 5 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4 हुआ। 2 और 2 4, एंटी एरोमेटिक हुआ कि नहीं? यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा तो एरोमेटिक। ये ना आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं बताइए सब लोग को? क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए तो। हमको देखना है, ये पूछ रहा है ये दोनों में से कौन सा कंपाउंड पहले रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट जब टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा? सिल्वर प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ से क्या निकलेगा? Cl माइनस। ये जब निकलेगा तो ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे जाके जमा होगा। तो पहले क्लोरीन कौन रिलीज करेगा? ये रिलीज करने के बाद एरोमेटिक बन रहा है तो जल्दी रिलीज करेगा ना, होगा कि नहीं बताइए? भाई स्टेबल होने का, दुनिया का हर सिस्टम स्टेबल हो रहा है कि नहीं? आप पढ़ कह रहे हैं स्टेबल होने के लिए। अनस्टेबल कौन होना चाहता है? होगा क्या कोई? अरे स्टेबल हो जाएगा तो ना शादी उदी होगा। हो गया? नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट 4 चीज हम बोले थे पढ़ने। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस पढ़ने के लिए बोले थे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है, थोड़े समय के लिए पढ़ना पड़ता है, वो एक चैप्टर से ही रिलेटेड है केवल।
कौन सा कार्बोनिल ग्रुप का जो कंपाउंड पढ़ेंगे एल्डिहाइड जो पढ़ेंगे ना वहाँ इंपॉर्टेंट पड़ता है, बाकी कोई चैप्टर में कहीं पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट इज हाइपर कंजुगेशन, हेडिंग डालिए हाइपर ट्रांसफर ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन towards sp2 carbon में alkene कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल are known as ये तो डाल दिया था तो कैसे कैसे बोल रहा है हम फिर चेक करें फिर हो गया। ऑनलाइन वाले लोग स्क्रीन मेरे तरफ नहीं है, आप जो मैसेज कर रहे हैं हमको मिल नहीं रहा है मैसेज, है ना? तो डायरेक्ट ऑफिस में रिंग कीजिए मोबाइल पे, जिसको भी जो प्रॉब्लम हो रहा है। स्क्रीन उल्टा रखा हुआ है, हमको पढ़ाई नहीं हो रहा है वहाँ पर, इसलिए आप लोग मैसेज कर रहे हैं हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना? तो डायरेक्ट मोबाइल पे फ़ोन कर दीजिए ऑफिस में, वहाँ से मैसेज मिल जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसका ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स sp2 कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जहाँ sp2 कार्बन कहाँ मिलेगा आपको, एल्कीन में मिलेगा, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल एक देख लेते हैं, समझाते हैं आपको कैसे। ये एल्कीन हो गया, देखिए यहाँ पे ये sp2 कार्बन है कि नहीं बताइए, sp2 हो गया। sp2 के बगल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड आया, देखिए ये वाला बॉन्ड हुआ। हाइपर कंजुगेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वहां पे sp2 के बगल में sp3 होना चाहिए, एक कार्बन। ये sp2 है, ये क्या है sp3, और ये sp3 में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए, तभी जाकर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, स्लाइट डिस्टेंस में हल्का सा मूवमेंट होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर जाता है। वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा, यहाँ पे था तो यहाँ हो गया, यहाँ था थोड़ा सा मूव कर गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, देखिए जैसे ही ये स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फुलफिल किया, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, तो देखिए ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज रेजोनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। दोनों में फर्क समझ में आएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन, और पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है तो रेजोनेंस। दोनों में फर्क है। तो अब देखिए सबसे पावरफुल इफेक्ट हम तो रेजोनेंस बोल दिए, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, देखो कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो हल्का सा यहाँ बैठा था, यहाँ चला गया, यहाँ से उस किनारे को वहां चल जाइएगा तो रेजोनेंस ना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो हाइपर। समझ में आया? तो जैसे हाइपर यहाँ से यहाँ, अब देखिए कैसे होता है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, इसके पास तो बॉन्ड खत्म हो गया ना, इसके पास बॉन्ड रहा क्या, बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2
यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा ना उस पर। चलिए यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये बेचारा अकेले रह गए, बॉन्ड खत्म। यहाँ बॉन्ड है क्या, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, कोई बॉन्ड ही नहीं है, नो बॉन्ड। तो बोलिएगा सर वो तो भाग जाएगा, जो बॉन्ड नहीं बंधा हुआ है भाग जाएगा ना, है? हाँ, तो प्लस तो भागेगा नहीं क्या, प्लस तो रहेगा ही, एच प्लस के फॉर्म में निकल गया, भाग जाएगा। तो शादी में देखते हैं गांठ बांधा रहता है, भागे नहीं, बांध दो तो ये बंधा, ये तो गांठ से निकल गया बाहर, बॉन्ड से निकल गया बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाग जाएगा। अब देखिए ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का बहुत फास्ट होता है, अब इमेजिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन गया तुरंत ऐसे करते, ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गया फिर तुरंत जाएगा, इसको पकड़ लेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा ना ऐसे करके तुरंत पकड़ लेगा, भागने के पहले ही पकड़ लेगा। अच्छा ये पकड़ लेगा, उसके बाद यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर यहाँ पे बनेगा, कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, 3 पॉजिटिव। और जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जैसे रेजोनेंस जितना ज्यादा रेजोनेंस। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर जितना हाइड्रोजन रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना, समझ में आ गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, sp2 के बगल में होना चाहिए और sp3 पर एक CH बॉन्ड होना चाहिए, CH बॉन्ड। स्टेटमेंट लिखिएगा नोट करके, more the hyper conjugative structure, more the hyper conjugative structure, more is the stability, more is the stability, more is the hyper conjugative structure, more is the hyper conjugative structure, more is the stability, more is the stability। क्लियर हुआ सबको, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे होगा, रेजोनेंस से फर्क निकाल ले रहे हैं ना आप लोग। यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेजोनेंस। चलिए ये एल्कीन का कंडीशन हम लोग देख लिया, चलिए कार्बोकैटायन में देख लेते हैं, कार्बोकैटायन का कंडीशन बताइए, कंडीशन फुलफिल्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2, यहाँ क्या है कंडीशन फुलफिल्ड। हम बताएं हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, एल्कीन्स में, कार्बोकैटायंस में, फ्री रेडिकल्स में। तो अभी कार्बोकैटायन का कंडीशन देख रहे हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, ये तो चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज खत्म ना, पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब ये जरा के ले रहा गया, ठीक है, नो बॉन्ड, इसका भी 3 बनेगा स्ट्रक्चर। और फ्री रेडिकल का देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, फ्री रेडिकल में कैसे करते हैं, कार्बोकैटायन What is the hybridization of this? अभी इसको मान लीजिए sp2 होता है, लोन पेयर का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि एटम के ऊपर लोन पेयर लेते हैं,
हटाने वाला क्वेश्चन थोड़ा एडवांस जब बढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में समझाएंगे। अभी मान लीजिए इसका sp2 होता है, समझाएंगे वहाँ पे, है ना, कैसे होता है, कहाँ पे इसको हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे, कहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। तो केमिकल बॉन्ड का एडवांस लेक्चर हम दिखाएंगे, इसमें चलेंगे तो वहाँ दिखाएंगे। चलिए इसको मान लीजिए sp2, इसको मान लीजिए sp3। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा तो समझिए कैसे होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पाई बॉन्ड का क्रिएशन होगा और ये कैसे निकलेगा, H फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा। समझ में आया? दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या? हाँ, और वंस मोर ओके, वंस, हाँ देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो दो बॉन्ड बनाने में, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो बॉन्ड बन गया यहाँ पे और ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल गया, बॉन्ड खत्म, है ना। लेकिन तुरंत फिर अटैक करेगा, तुरंत तो भागने नहीं देगा, पकड़ लेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। नहीं कुछ नहीं, हम जब केमिकल बॉन्ड अभी समझ लीजिए इसको, sp2 यहाँ स्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ स्टेबिलिटी केवल एक ही चीज पे, सारा कंपाउंड का स्टेबिलिटी बराबर होगा, क्योंकि सारे कंपाउंड में 3 ही अल्फा हाइड्रोजन था। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? चलिए एक पॉइंट लिखेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, हाँ क्या नहीं होता है, ये सब जो रेजोनेंस होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन ये रियल में एग्जिस्ट, बताया था ना। रेजोनेंस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट करता है क्या? हम बताए स्ट्रक्चर स्टेटमेंट लिखवाए हैं और लिखवाए कि नहीं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये हाइपोथेटिकल है। हाँ बोले थे, रुक गया भाई, रुक गए, इतना शिकायत मत कीजिए। हाँ H फ्री रेडिकल, यहाँ पर H फ्री रेडिकल निकल गया बाहर। चलिए स्टेटमेंट लिखिए, नोट करके लिखिए, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू the number of, hyper conjugative structure is equal to the number of alpha hydrogen and it is independent of distance, जैसे देखिए हम बताए थे जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट का असर जो होता है डिस्टेंस पे कमजोर पड़ता जाता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उसका इफेक्ट कमजोर पड़ता था। रेजोनेंस का इफेक्ट डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बताए थे ना, रेजोनेंस डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं करता। उसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस पे इफेक्ट कौन करेगा? केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट में चौथे कार्बन तक नहीं रहता है, यहाँ पे कितना भी दूर रहेगा कोई फर्क नहीं, सबका इफेक्ट बराबर, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, सब बराबर चले जाते हैं। मतलब बीटा हाइड्रोजन पे आप कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड होगा तभी होगा, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए तभी जाकर वहां पर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अभी हमको बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर पॉसिबल?
9। तो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 9 है, हाइपर कंजुगेट 9 हो जाएगा। देखिए sp3 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 ये sp2, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ पे आप जैसे डिस्टेंस पे जाइएगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस पे मत जाइएगा, क्योंकि आप देखिए फिर sp2 पे जाइएगा ना वो रेजोनेंस होने लग जाएगा हाइपर कंजुगेटेड। फिर डबल बॉन्ड लाइएगा, sp3 के बगल में sp2 लाइएगा ना, तो sp2 sp3 sp2 क्या हो गया, रेजोनेंस हो गई। हम खत्म वहाँ पे, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं सीधे, इसीलिए नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे आप लोग, एग्जाम्पल से दिखाएंगे ना, अभी आगे क्वेश्चन से बताएंगे। चलिए देखिए एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, वहां से दिखा देते हैं आपको, दिखाते हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। चलिए आप ही का डाउट पहले क्लियर कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन नंबर आप ही का डाउट पहले क्लियर कर देते है ना। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल कार्बन एंड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा कौन सा, और दिमाग लगाइएगा, है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कीजिएगा। ये समझते हैं ना, एमी मिथाइल ग्रुप, अभी आपका आंसर मिल जाएगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बता दिया ना। इतना आसान नहीं है। क्या बताइए, क्या चीज जान यहाँ पकड़े, अब देखो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। अरे भाई यहाँ ना पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। हम इसको ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं प्लस, और यहाँ पे करिए यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया। अब देखिए sp3 sp2 कंडीशन फुलफिल। अरे भाई ये sp3 है कि नहीं, ये sp2 है कि नहीं, होगा। तो ये वाला जाएगा ना यहाँ पे, और ये वाला जाएगा ना यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन चल रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर इसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे हम, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना। अब डिस्टेंस पर डिपेंड किया क्या, सब में तो होगा, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी होगा, और सब दूरी पे है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कैसे। जितना यहाँ पे पावर रहेगा उतना ही पावर यहाँ पर भी रहेगा, सब पावर बराबर। अब देखिए तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, यहाँ कितना 2, यहाँ 1, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यह तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन खत्म, समझ में आया समझ में नहीं। चलिए ये वाला देखिएगा, ये स्ट्रक्चर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है,
बस पहले चेक कीजिए ये हाइपर कंजुगेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ये sp3 बगल में sp2 हो गया, कंडीशन फुलफिल। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट, और ये इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये फिर इधर जाएगा, फिर जैसे ही नेगेटिव चार्ज ये वाला इधर जाएगा या नेगेटिव चार्ज ये कैंसिल आउट करेगा इतनी पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट होगा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बताया था म्यूचुअल मॉलिक्यूल था बहुत स्टेबल, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई उधर से, उसको कैंसिल आउट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैंसिल आउट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इधर से 3 बार आएगा। देखिए 1 2 3 बार आना आएगा। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, दो ही बार ना आएगा, यहाँ पे 1 बार आएगा, इसके पास एक भी है क्या, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। यहाँ कौन सा इफेक्ट चलेगा, केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट। और लेकिन हम बता दिए हाइपर कंजुगेशन 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, 10 टाइम्स, रेजोनेंस इज 100 टाइम मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, 100 टाइम। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लीजिए आप, अब डिस्टेंस से पकड़ गया, डिस्टेंस ले लिया, यहाँ देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है जी, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अभी क्लियर हुआ? नया स्टूडेंटों को मैं यहाँ बैठा, नया स्टूडेंट लोग आते हैं कॉलेज में, देखने कैसा है। हम कॉलेज में थे तो न्यूज क्या क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े तो वहाँ पे जूनियर लोग को बेंच के ऊपर खड़ा करके डांस करवाते है ना, बेंच के ऊपर, जब तक प्रोफेसर लोग पहुंच। तो 3 दिन के लिए मेरे को अभी तो और नहीं, अब नहीं, तो वह ठीक हो गया। हम लोग काम कर, देखिए हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग खेलने में ज्यादा विश्वास करते, पढ़ाई लिखाई में कम खेलते थे। क्रिकेट कैप्टन भी हुआ करते थे क्रिकेट, पढ़ने लिखने का टाइम नहीं मिलता था, तो जूनियर लोग को बुला के कॉपी लिखवाते थे, कॉपी नोट लिखता था। होता है एक बैच में 1 2 पढ़ाकू स्टूडेंट होता है जो दिन भर पढ़ता है, तो बोलते थे उसका कॉपी मांग लो, अब मेरा नोट से आता, हम पढ़ लेंगे एग्जाम। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सेकंड एप्लीकेशन, हाइपर कंजुगेशन का स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की स्टेबिलिटी भी हम लोग चेक करें। यही सेम चीज कार्बोकैटायन का जो चल रहा है ना, सेम वही, वहां अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, फ्री रेडिकल रहता था, तभी वही कहानी, तभी वही कहानी। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया है ना। अच्छा ठीक है, चलिए ट्रांस तो ज्यादा स्टेबल होता है, 3 2 सबसे ज्यादा स्टेबल 16 नंबर, इसमें क्या तकलीफ है आपको, या पहला और तीसरा में क्या तकलीफ है? देखिए यहाँ पे, ध्यान से लीजिएगा, हम जब पढ़ा रहे थे आइटम में पढ़ा रहे थे साइक्लोहेक्सेन के बारे में,
तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम बताते थे स्पेस ज्यादा होता है, क्या करना? ये एक्सियल पोजीशन था ऊपर वाला, और इधर वाला साइड वाला ये बताए एयर फॉर्म। ये इक्वेटोरियल पोजीशन ये बताया था ना हम, और ये वाला कौन सा पोजीशन था? एक्सियल पोजीशन था ना ये वाला, ऐसा बताया था कि नहीं? तो इस पोजीशन पे मॉलिक्यूल जब रहता है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, वहां पे इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन। आप देखिए इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, सब जगह अल्फा हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है आपको? 6 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मोर इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन होता है यहाँ पे। देखिए एक दूसरे एक ही तरफ। अब देखिए इस जोन में तो कंपेयर कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मतलब इफेक्टिव मतलब ज्यादा फास्ट होगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी होगा यहाँ। इस दोनों में वो ट्रांस मोर स्टेबल देन शिफ्ट, ये तो मालूम है ना क्यों? क्योंकि स्टेरिक इंटरेस्ट होगा यहाँ पे, मल्टी ग्रुप साथ साथ है, सामने सामने, यहाँ दूर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 3 देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसी कारण मोर इफेक्टिव हाइपर ज्यादा इफेक्टिव। ये स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर दिखा तो रहे हैं, एक दोनों एक ही कार्बन पर दोनों है, इस तरफ है ना? तो यहाँ पे मोर इफेक्टिव सेम साइड में है दोनों मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन पे, लेकिन ये दो डिफरेंट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है और ये सेम साइड में है, तो यहाँ पे स्टेरिक सेंट्रेशन हुआ, ये मॉलिक्यूल वैसा नहीं है, एक ही कार्बन पे होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमें चेयर समझते हैं, सब में 6 है भाई। हाँ ठीक है, वैसे भी आप यूज कर लेते हैं, हम बता रहे हैं क्या इस अल्फा कार्बन, अब जैसे बोल रहे हैं एक ही कार्बन पे है, तो यहाँ पर उसके कारण भी हो सकता है कि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ज्यादा इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, वो जैसे बोल रहे वो हम स्टेटमेंट कर रहे हैं आपको। लेकिन एक्चुअल में बुक में जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो एक इधर जो स्पेस होता है ना, ये मोर ज्यादा स्पेस होने के कारण यहाँ पे इधर से हाइपर कंजुगेशन में रुकावट नहीं होता है, जल्दी होता है, बस यही लिखा हुआ एडवांस। अब वो जो बोल रहा है लैंग्वेज में समझ जाइए आप, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, वो भी सही। एक ही कारण में दोनों मिथाइल ग्रुप है, ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, चलिए उसी लैंग्वेज में समझिए, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है, ये दोनों में तो कोई डाउट नहीं था। चलिए यहाँ पे देखिए मोर इफेक्टिव हाइपर, आप लिख लीजिए सिंस बोथ द मिथाइल ग्रुप इज ऑन द सेम कार्बन मोर इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन सिंस, अब लिख लीजिए याद करने का तरीका, सिंस बोथ मिथाइल ग्रुप इज ऑन द सेम कार्बन, याद करने का तरीका। तो हाइपर कंजुगेशन से हम लोग 2 एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या देखें? पहला स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। तीसरा हम लोग चेक करने जा रहे हैं टू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। थर्ड स्टेटमेंट लिखेगा टू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। थर्ड टू कंपेयर the heat of hydrogen. What is heat of hydrogenation? ये समझते हैं। मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइएगा, कैटलिस्ट वही निकल पैलेडियम, देखें बड़ा फेमस रिएक्शन है।
तो इसमें क्या होगा, ये लग गया ना, सब हाइड्रोजन है। अब हमको बताइए रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक, ये ओरिजिन के साथ बताइए, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? हीट रिलीज करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला भाई उसमें से, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आया? इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, तो कितना हाइड्रोजन निकला, कितना एनर्जी निकला बाहर, है ना, दैट इज कितना हीट निकला बाहर, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, रीजन बताइए रीजन के साथ है निकलेगा कि एब्जॉर्ब होगा, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं ना, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। रीजन बताइए, अगर निकल रहा है क्यों निकल रहा है, ऐसा रीजन होना। देखिए क्या होता है, आपको मालूम है बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या होता है, एनर्जी आप देते हैं, बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होता है, तो मालूम है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अरे किसी को तोड़ना है तो दम तो लगाना पड़ेगा, बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये समझ लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, बताइए बना कि नहीं? एक ये पाई बॉन्ड हटा है और ये 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया, और सिग्मा बॉन्ड तो फिजिकल का जोड़ है, बहुत मजबूत जोड़ होता है हमारा, जितना मजबूत बॉन्ड उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा बाहर, पता है कि नहीं? एक पाई बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान है, फूक दीजिए टूट जाएगा, वो है कि नहीं? बड़ा कमजोर बॉन्ड होता है कि नहीं? अरे साइड बाई जो लेफ्ट में पड़ता है बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो तोड़ना आसान, लेकिन बनने पर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वो भी 2-2 बॉन्ड बन रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि नहीं? तो 2 मजबूत बॉन्ड बन रहा है? नहीं हम क्या बोल, अच्छा एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड, एक सिग्मा इधर देखिए तो एक पाई देखिए, और 2 सिग्मा बनता है, डिवीजन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ कि नहीं बताइए हमको, तो डिवीजन एक्सोथर्मिक। तो हम लोग डिवीजन एक्सोथर्मिक तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो या फिर हीट ऑफ कंबशन, कंबशन जलाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जलाएंगे, जैसे एल्कीन को जलाएं, हीट ऑफ कंबशन है ना, जला रहे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब समझिएगा कि जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका रिलेशन है ना। जो एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल, उसको जलाएंगे तो उसमें से हीट कम निकलेगा, समझ में आया? या फिर हाइड्रोजन जोड़ेंगे उसमें तब भी हीट कम निकलेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन। और जितना अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज्यादा हीट निकलेगा बाहर, समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर जितना ज्यादा पाई बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा ना हीट निकलेगा, पाई टूटते जाएगा और सिग्मा बनते जाएगा, होगा कि नहीं? तो हीट ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब एक आप टर्म पढ़ते हैं आप लोग, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ते हैं ना, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ते हैं ना, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? चलते हैं देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी
रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। हाँ आप नया टॉपिक ले लीजिए, नया टॉपिक ले लीजिए, रेजोनेंस एनर्जी नया टॉपिक ले लीजिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ही नया टॉपिक है, उसी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो पढ़ा है ना, उसी का नया चीज चलिए। हाँ उसी में चल रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं। चलिए रेजोनेंस एनर्जी समझाते हैं आपको। रेजोनेंस एनर्जी होता है क्या? देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है इसका हाइड्रोजनेशन कराइएगा, इसका हाइड्रोजनेशन कराइएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। और इसमें 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकला। अब यहाँ पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तो एंडोथर्मिक बोलिएगा सर, एंडोथर्मिक दिख रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहे हैं। ये लिखने का तरीका हुआ, अगर इसको ऐसा लिखेंगे डेल्टा एच का वैल्यू, तब इसको -28 पॉइंट, समझ में आया? अगर ऐसे लिखिएगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन दिखाना पड़ेगा, और ऐसे लिखिएगा तो माइनस डेल्टा एच लिख के दिखाइएगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में आ गया? चलिए, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी निकला मेरा बाहर? इतना। यदि अगर दो बॉन्ड रखा तो रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं आपको, तब कितना है? इसका दुगना एनर्जी निकलता। अरे एक पाई बॉन्ड से इतना एनर्जी निकला तो उससे दुगना हो जाता। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा एच का वैल्यू -2 इंटू 28 पॉइंट होता है। इसका वैल्यू कितना हो गया? 57.2 किलो कैलोरी और 35 पर मोल मत लीजिए, किलो कैलोरी कर दिया। इतना एनर्जी निकला। देखिए, जो एल्कीन जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उसमें से उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन, और जितना एनर्जी रहेगा उतना नहीं निकलेगा। जो स्टेबल है उसमें एनर्जी कम रहता है, जो मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसमें एनर्जी कम, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे तो एनर्जी जो कम है तो कम ही नहीं निकलेगा बाहर हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे हमको कोई रीज़न बताइए, तो यहाँ दो बॉन्ड था तो उतना हीट निकला, यहाँ पर भी तो दो ही बॉन्ड है तो वहाँ कम क्यों निकला? वही तो आंसर है। हम बताए थे ना, रेजोनेंस होने से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है कि नहीं? यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ तो रेजोनेंस है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस होगा कि नहीं? और रेजोनेंस से क्या होता है, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाता है। स्टेबिलिटी आ गया मतलब सिस्टम के अंदर एनर्जी कम ना है, तो कम एनर्जी है तो हाइड्रोजनेशन कराइएगा तो कम ही एनर्जी निकलेगा, और सिस्टम में एनर्जी कम है तो कम ही नहीं निकलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा निकलेगा। ये रेजोनेंस होगा यहाँ पे, नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए भले ही दो पाई बॉन्ड था कम एनर्जी निकला वहाँ से, यहाँ आइसोलेटेड है ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, दो पाई बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? तो अब हमसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। देखिएगा रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी।
रेजोनेंस एनर्जी इज theoretical heat of hydrogenation minus observed heat of hydrogen. अब ध्यान दीजिए, ये आइसोलेटेड कंडीशन में है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है ना, देख रहे हैं कितना आ रहा है 27 पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे, अगर थ्योरेटिकली हम लोग सोचते कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर हमको इतना एनर्जी लगता है, दो बॉन्ड अगर बनेगा यहाँ पे तो इतना एनर्जी जाएगा, या निगेटिव में रहेगा, सब निगेटिव में रहेगा, है ना? अगर एक बॉन्ड को तोड़कर दो हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो उतना एनर्जी निकल रहा है, दो बॉन्ड को तोड़कर चार हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो उतना एनर्जी लग रहा है, ठीक है? तो इसको भी अगर हम लोग आइसोलेटेड मान ले, अगर कंजुगेट पोजीशन नहीं माने, तो इसका भी तो एनर्जी तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन है तो नहीं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है एक्चुअल में मेरा, -7.2, और एक्चुअल में कितना है -54. तो रेजोनेंस एनर्जी कितना हो जाएगा, ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखिए, अब ये रेजोनेंस वैल्यू आ जाएगा ना, जो माइनस करेंगे, दिस इज नोन एज ये 3 किलो कैलोरी, है ना? नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, बाहर निकल रहा है, समझ में आ गया चीज? रेजोनेंस एनर्जी समझ में आया? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? इस मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज्यादा है, जितना अनस्टेबल रहेगा एनर्जी ज्यादा रहेगा। आप लोग के लिए 17-18 साल का जो लड़का सब होता है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, कितना एनर्जी रिएक्ट करता है, गुस्सा कितना एनर्जी आता है, बूढ़ा आदमी में गुस्सा नहीं आता, बूढ़ा आदमी को गुस्सा प्रोवाइडेड ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं होना चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर का तो उससे भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, है ना? बोलिएगा ये वो चीज तो 4 वो चीज सुना, इसीलिए ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट को ज्यादा बात नहीं करना, चुपचाप हट देंगे, बुजुर्ग आदमी है ब्लड प्रेशर को करने, अगर आप एक चीज बोलिएगा वो 10 चीज चलेगा, हाँ उतना हाइपर होते चले गए, है ना? ट्रेन में ऐसे ही बात चल रहा था, तो बूढ़ा बुढ़िया लोग बैठा हुआ था, तो दवाई खा रहे थे, वो दोनों आपस में बातें लगे, है ना, दोनों आपस में। तो हम बोले अंकल ऐसा मत कीजिए, तुम जानता है सब कुछ, हम जानते डॉक्टर को, तुम क्या था दवाई लेकर फेंक दे, हम बोले कहा है बोल दिया। अब चलिए हो गया, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी निकालने का तरीका। अच्छा, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा, निकाल कर दिखा, बताइए तो। बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा, अब दिखा दे, ये इसका ऑब्जर्व वैल्यू दिखा देते हैं आपको, ऑब्जर्व वैल्यू दिखा देते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है इसका, ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है -49.8। रेजोनेंस एनर्जी निकालिए। हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कैसे हुआ 36 समझ में आया सबको? चलिए देखते आज दिखाते हैं आपको। रेजोनेंस एनर्जी में मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल 3 डबल बॉन्ड है ना, तो 3 इंटू एक डबल बॉन्ड में कितना होता था 28.6, तो 3 बॉन्ड में इतना एनर्जी लगेगा, एक बॉन्ड में कितना, इतना, 3 बॉन्ड में इतना, ये माइनस के साथ है, माइनस। अब इसका एनर्जी कितना है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है ना मेरा, इसको माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा 36। तो रेजोनेंस एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे, और इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा स्टेबल, उसी लिए तो बेंजीन हाईली स्टेबल एरोमेटिक है ना। नोट करके लिखिए यहाँ पे, हायर द रेजोनेंस एनर्जी,
more stable the molecule, okay, more stable the molecule. कॉन्सर नहीं जा रहा है, कॉन्सर जाएगा तो बोलिएगा, थोड़ा स्लो है ये के लास्ट क्वार्टर में जा रहे हैं, लास्ट थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहे हैं। एक रेजोनेंस एनर्जी का हम लोग दूसरा डेफिनेशन दिखाते हैं, रेजोनेंस एनर्जी का दूसरा। चलिए इसको कर लीजिए। अगले क्लास में सबसे पहले हम लोग आधा घंटा तक केवल क्वेश्चन आंसर करें, है ना। अब कभी में 100 क्वेश्चन नहीं, जितना बन जाए आधा घंटा बनाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पहले जब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप पढ़ा क्वेश्चन बनते रहना चाहिए। पढ़ने का पर्पज क्या है? क्वेश्चन करें, मतलब अल्टीमेट टारगेट तो एग्जाम निकालना है, नौकरी पाना, कैसे भी हो। हाँ बस हायर दर्जे में मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल है, ठीक है, हो गया खत्म। अब रेजोनेंस एनर्जी हम लोग देखते हैं। रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी it is the difference of energy, it is the difference of energy between the most stable resonating structure and the resonance hybrid. देखिए between the most stable resonating structure and the resonance hybrid structure. तो हम ग्राफ को दिखाते हैं। इधर एनर्जी आप देखे थे फिनॉल का 4-5 स्ट्रक्चर बन रहा था ना, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा था ना, वहां पे किसका एनर्जी कम होगा किसका एनर्जी ज्यादा होगा, या ऑर्डर भी लिखवाए थे। ऑर्थो पोजीशन का सेम होता है, पैरा पोजीशन का ज्यादा हो जाता है, सेम बताया था ना सब कुछ। अब देखिए अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3-4 बन रहा है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल क्या होता है सबसे कम, सबसे मोस्ट स्टेबल है ना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। तो मान लीजिए उसका एनर्जी लेवल हम यहाँ माने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम माने। अच्छा उसके अलावा मान लीजिए कि 3 स्ट्रक्चर और बन रहा है, मान लीजिए 3 या 2 जो भी है, ये स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, और तीनों का स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल सबका क्या है अलग अलग। इसका एनर्जी लेवल सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ये तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, एनर्जी लेवल सबसे कम क्योंकि मोस्ट स्टेबल होता है, स्टेबल मतलब एनर्जी लेवल कम, तो सबसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल सबसे कम, और बाकी जो 3 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना तो तीनों का एनर्जी लेवल अलग अलग है, ऑर्डर हम लिखवाए था ना, तो इसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। तो रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलेंगे, देख लीजिए वहां पे रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है, स्ट्रक्चर 1। इस तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसका सबसे एनर्जी कम है। तो इसका और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी का डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, समझ में आया। दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप होता है दैट इज नोन एज रेजोनेंस। हाँ वंस मोर, वेरी गुड। चलिए हम लोग जब फिनॉल का चैप्टर लास्ट क्लास में देखे थे, उसमें देखे थे कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, बताया था, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवाया था ना, लगता है देख लीजिए।
तो देखिए हम इसको फिर से बना देते हैं एक बार थोड़ा, तो लग रहा है थोड़ा रिस्पॉन्स आप लोग का कम हो रहा है, मतलब बाउंसर जा रहा है थोड़ा, नहीं ना जा रहा है अभी, बाउंसर जा रहा है तो बोलिए आपको जल्दी, शांत हो रहे हैं आप लोग, देखिए क्या हो रहा है। देखिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव हुआ, एक ये इधर गया, ये इधर गया, ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। इस दोनों में हमको बताइए विच इज मोर स्टेबल, जो स्टेबल होगा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। इसको छोड़, पहला तो जाते हैं, सेकंड ज्यादा स्टेबल, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज मोर क्लोज, इसका मोर स्टेबल बने एनर्जी, तो उसको स्ट्रक्चर वन मान लीजिए भाई। इस दोनों में, ये दोनों रिलेटिव स्ट्रक्चर है किसका, इसका, इस दोनों में एनर्जी किसका कम, ये इसका, इसको ये स्ट्रक्चर मान लीजिए स्ट्रक्चर वन, उसका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई है, इसको मान लीजिए यहाँ पे, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक बनेगा। आप दोनों में देखिए, तो इसका डिफरेंस हम नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे, इस दोनों में जो है ज्यादा मोर स्टेबल है, इस दोनों में ज्यादा स्टेबल ये वाला है, इसका एनर्जी लेवल कम है, और किसके बीच में देखना है हमको, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा उसके भी, उसका एनर्जी तो और कम होगा, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा, उसी को हमको क्या बोलेंगे, क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे, ग्राफ बनाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, तो याद आ गया अभी, पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ गया ये कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, सही है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है तो सारा बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाता है, मालूम है ना। चलिए हटाते हैं। हम जितना भी पढ़ा है ना, सारा का आप लेके देखिए, अगला अगला क्वेश्चन जब लाएंगे तो देखिए कितना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन हम लाएंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर पढ़ाई नहीं करते, कैसे बनेगा, सब बनते हैं। हटाए, चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। रेजोनेंस का कैसे निकालना है, किसका, उसमें भी 3 पाई बॉन्ड, उसमें भी 3 पाई, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल, तो मतलब रेजोनेंस में ज्यादा, समझ में आया। एंटी एरोमेटिक हो गया भाई, इधर कर लिया, इधर कर लिया, ये लीस्ट स्टेबल होता है, मालूम है ना, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई बॉन्ड हो गया, साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। इनडायरेक्टली आप स्टेबिलिटी भी चेक कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप जिसका रेजोनेंस ज्यादा ज्यादा स्टेबल, इनडायरेक्टली दूसरा क्वेश्चन हटा दे।
कितना रेजोनेंस स्टेट बनेगा इसका? बताइए, हम बताए थे स्टेटमेंट लिखवाए होंगे, मोर द रेजोनेंस, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी, लिखवाए थे ना? या फिर मोर इज द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी, ये बताए। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका? 5 बनेगा ना? 4 को 5 को बनता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बदलने चलेंगे, नीचे दिखा बना दे क्या? चलिए बन जाएगा ना, 4 5 तो बनेगा। इसका कितना बनेगा? अरे 2 ही ना बनेगा, 2 बनेगा। ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा, और हो सकता है और कोई बनने का संभावना है क्या? और कोई बनने का संभावना है ना? अब इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? इसका 2 ही बन रहा है, इसका तो 4 हो बनता है। ये वाला स्पेशल हम आप लोग को पढ़ाए थे। इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एक मोस्ट स्टेबल होता इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? जैसे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग ज्यादा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बस अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं कि नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चल जाएगा? कार्बन पे चल जाएगा। अभी ऑक्सीजन के पास रहते हुए कार्बन के पास नेगेटिव चल जाएगा। रेजोनेंस में क्या बोला गया है? ये नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो ऑक्सीजन के रहते हुए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्यों जाएगा? वाई? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? होगा नहीं, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज किससे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो ऑक्सीजन के रहते हुए अगर रेजोनेंस हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, और उस रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं। भले ही 4 बच्चे, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस का स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर लिखवाए थे, किसी मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो अगर हम रेजोनेंस कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चल जाएगा? यहाँ ना चल जाएगा, कार्बन पे चला जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के रहते हुए जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो रेजोनेंस का कोई मतलब हुआ? तो ये मतलब क्या भले ही 4 रेजोनेंस हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता है। मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल कंपेयर टू, और ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज अ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? क्लास मिस किया है मेरा, बता दिया था, हम बोले थे ना थोड़ा जैसे जैसे एडवांस बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग का दिमाग का बत्ती भूल होते चला जाएगा। तो रिवीजन करते जाइए कॉपी, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना? रिवीजन करते जाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, तो एक और बुद्धि लगाइएगा। ये डबल बॉन्ड बोलिए। रीजन बताइए, रीजन बताइए हमको। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आंसर गलत है। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस तो होगा, कैसे नहीं होगा भाई? रेजोनेंस लोन पे है, रेजोनेंस तो होना है। अब देखिए, समझिएगा, बताइए तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? पीरियड का एलिमेंट क्लोरीन किसमें? देखिए, अगर रेजोनेंस उसी में बढ़िया ढंग से होता है जब दोनों का साइज बराबर बराबर होगा। समझ में आया? इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में। लिखिएगा 1s2 2s2 एंड 2p 5, नहीं ना हुआ? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कार्बन का भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p। समझ में आ गया? सेम लेवल का है। दोस्ती अपना सेम लेवल वाला आदमी लोगों में करता है ना, और हमारे के पास दोस्ती करने थोड़े चल जाएगा कोई, वो उसका दुनिया दूसरा भी नहीं है, दिल युक्त करे, है ना? तो यहाँ पे देखिए 2p और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा मोर इफेक्टिव होगा। समझ में आया? 2p मतलब सेम लेवल का है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ लिख लीजिए, नहीं मोर इफेक्टिव
इफेक्टिव रेजोनेंस, मोर इफेक्टिव। देखिए सेम साइज का जो एटम रहेगा ना, सेम साइज का एटम रहेगा, ध्यान रखिएगा, सेम साइज का एटम रहेगा तो वहां पे रेजोनेंस होता है। साइज, हाँ बता रहे, देखिए व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह से मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा एटम है, छोटा एटम है ना, तो बड़ा एटम रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया आपका, बड़ा ना हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, तो इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा तकलीफ होगा, धीरे धीरे जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं आपका, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा कि नहीं, एटम का साइज बड़ा है और छोटा छोटा है, क्या होगा। अच्छा यहाँ पे जैसे हम और ये बैठे हैं यहाँ पे, तो तुरंत देंगे लेंगे, वो वहां बैठे हैं, अरे तो ऐसे जाएगा आएगा, लगेगा कि नहीं, वही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो रेजोनेंस है यहाँ पे। और किसी को तकलीफ है इसमें तो बताइए, रिवीजन करते जाइए। तो अभी हम सेम साइज एटम में जब होता है, देखिए जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होगा वैसे वैसे रेजोनेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ाइएगा रेजोनेंस तो होगा, धीरे धीरे होगा। अच्छा यहीं पर अगर ब्रोमीन कर देते तो और देर से होता और बड़ा आइटम हो जाता, पूरा अच्छा दूसरा रूम में बैठा हुआ है, वहां से वहां इलेक्ट्रॉन भेजना है आपको, साइज नहीं जाते हैं, साइज से नहीं पकड़ सकते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं बताइए, नहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब पाई बॉन्ड रहता है दो एटम के बीच में तब ना, पाई बॉन्ड रहता है तब ना। मेरे नोट्स में देखिएगा रेजोनेंस वाला, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, वो पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में लगाते हैं कि पाई बॉन्ड अगर रहेगा दो एटम के बीच में तो वो किधर भागेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लोन पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ, लोन पेयर लिखा है क्या, लोन पेयर है ही, पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है वहाँ पे। हाँ मुझे बता दीजिए, अगर अगल बगल बैठा है कोई आदमी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ले दिए, दूर बैठा हुआ है आएगा तो बताएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारा कहानी खत्म हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, रेजोनेंस खत्म हो गया और इंडक्टिव इफेक्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग सारा कॉन्सेप्ट मिलाकर एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, तीनों कुछ कॉन्सेप्ट मिलाकर, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, सारा कुछ मिला सकते हैं। क्वेश्चन समझे रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते कर क्वेश्चन दे रहे हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सारा जितने तरह का पॉसिबिलिटी है ना सब हम लगा दीजिए, दिमाग लगा के आंसर बताइए। पहला कैसे बताइए, चलिए बहुत अच्छा बताया है आप लोग। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम के इलेक्ट्रॉन जाएगा अंदर जाएगा ना, ये कैंसिल आउट करेगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी इन अल्फा हाइड्रोजन है,
हाइपर कंजुगेशन चले, ठीक है। यहाँ पे बताइए रेजोनेंस नहीं, एक्सेप्शन नोट में लिखवाए तरीके से, अगर रिंग के साथ हेलोजन लगा हुआ है तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट मोर पावरफुल देन रेजोनेंस, एक्सेप्शन में लिखवाए, लिखिए एक्सेप्शन में लिखवाए हैं जगह कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस लिखवाए हैं, स्टेटमेंट लिखवाए हैं, कौन सा पन्ना वाले लिखे हैं, लिखिएगा। बट स्पेशल केस प्लस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट ओवर एम इफेक्ट, कहाँ पे है देखिए क्लोरीन के केस में, क्लोरीन कहीं केस दिखा दिए, मतलब नोट में लिखवा दिए हैं यहाँ पर केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट होगा रेजोनेंस। अच्छा नोट लिखवाए थे ना हम, केवल माइनस आई इफेक्ट चलेगा यहाँ पे, अगर हेलोजन रिंग के साथ लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन रेजोनेंस, सिस्टम केस हम लिखवाए थे, ठीक है। अब बोलिए सर ऐसे हो गया, सर ये जो एक्सपेरिमेंट किया है तब चेक किया, तो रूल हो रहा है, लेकिन यही अगर फ्लोरीन रहता तब रेजोनेंस हो जाता, क्यों सेकंड पीरियड तब रेजोनेंस हो जाता, लेकिन यहाँ रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होगा लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन रेजोनेंस। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस आई भी होगा और माइनस एम भी होगा, देख लीजिए दोनों कंडीशन चलेगा। NO2 ग्रुप कैसा है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है कि नहीं, माइनस आई में ग्रुप चार्ट बनाया है ना माइनस आई का, और पन्ना पलट के देखिए वहां पे माइनस आई और माइनस एम भी दिखाई, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अच्छा माइनस आई किसके थ्रू काम करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, माइनस एम पाई बॉन्ड के थ्रू, दोनों के थ्रू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा इधर, पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा बढ़ जाएगा, अनस्टेबल कर देगा मॉलिक्यूल, तो लीस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, समझ आ गया। अब यहाँ देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, सेकंड पीरियड होगा ना, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैंसिल आउट करेगा कि नहीं। अच्छा ये आई इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, लेकिन हम बताएं रेजोनेंस 100 टाइम को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाता है ना। तो सबसे पहला एक नंबर, उसके बाद देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों में ताकत किसका ज्यादा, इसका ज्यादा। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर लिखवाए हैं, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाए, चार्ट में जाइएगा आई इफेक्ट में जाइए, आई इफेक्ट में जाइए, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर देखिए, ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन है, NO2 हेलोजन, ऑर्डर देखिए NO2 ज्यादा पावरफुल है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाता है, ऑर्डर लिखवाया है, स्टार्टिंग में लिखवाया, हाँ देखिए ऑर्डर लिखवाया होगा, क्या देखिए देखिए ये तो है, ये तो है NO2 ग्रुप, क्या है माइनस आई इफेक्ट, NO2 ग्रुप यहाँ पे, और हेलोजन कहाँ पे, हेलोजन यहाँ बहुत नीचे है, हेलोजन बहुत नीचे है, क्या चीज, हेलोजन बहुत नीचे है भाई, हेलोजन तो यहाँ पे है, क्या इसी जगह NO2 ग्रुप बहुत ऊपर है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है, देख लीजिए तो कहीं हेलोजन हम दो जगह लिखवा दिए हैं क्या, क्लियर हो गया। तो ये जो पावर होता है माइनस आई इफेक्ट का पावर, याद ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑर्डर पूछता है, आप क्वेश्चन दिखाएंगे अगली क्लास हम लाएंगे, वहाँ दो क्वेश्चन दिखाया हुआ है। तो इस दोनों, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, पावरफुल ज्यादा कौन, NO2 ग्रुप, ठीक है। तो लिस्ट स्टेबल हो जाएगा 1 2 3 स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो भी पढ़ा रहे हैं जाके घर में रिवीजन कीजिए, है ना, पेन मत कीजिएगा, आधा घंटा टाइम,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग। इसको देख लेते हैं, माइनस आई माइनस एम चलेगा, माइनस आई माइनस एम दोनों दिखाता है कि नहीं? चलिए ये केवल और केवल माइनस आई, माइनस एम इफेक्ट होगा ही नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं होगा वो दिखाएंगे। यहाँ माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दिखाएंगे अभी हम। यहाँ देखिएगा माइनस आई माइनस एम दोनों चलेगा यहाँ पे, और वहाँ पे तो कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? क्लियर होगा कि नहीं बताइए पहले आपको। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम क्या लिखते हैं इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करके हम बताते हैं कि क्यों माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा। बोलिएगा सर तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं शो करता, क्यों? अब इसके अनुसार हमको बताइए विच इज द मोस्ट स्टेबल वन, विच इज द मोस्ट स्टेबल। 3 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए 3 नंबर क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि हमको नेगेटिव चार्ज को कम न करना है, तो खींचेंगे तो कम होगा कि नहीं वहां पे, अगर डीलोकलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक जगह फैला, एक जगह है इसको डीलोकलाइज कर दीजिए, स्टेबल हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन मीन रेजोनेंस, रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल ना हो जाएगा। चलिए, या फिर इस एटम के ऊपर चार्ज का डेंसिटी कम कर दीजिए, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव को कम कर दीजिए। चार्ज देखिए, चार्ज किसी एक एटम में बढ़ेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो कम कीजिए। कम कैसे होगा, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट से है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। चलिए माइनस एम इफेक्ट इसको करेगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और ये पाई बॉन्ड के थ्रू दोनों तरफ से खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा यहाँ। ठीक है, बोलिएगा सर ये भी तो वही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे ये कमजोर न पड़ रहा है, यहाँ पे वहां पे नजदीक है नहीं, वहां बहुत ज्यादा बल्कि बटन। क्लियर हो रहा है, समझिए, बता रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे दोनों इफेक्ट चल रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आपको मालूम है। ये NO2 ग्रुप बहुत ज्यादा दूर पे है, ये इफेक्ट इसका कमजोर पड़ जाएगा ये, और यहाँ पे ये नजदीक पे है, ये अगल बगल है यहाँ पे, तो खींचेगा जल्दी से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 और फिर अब देखिए, अब बोलिएगा सर यहाँ रेजोनेंस यहाँ पर भी तो होना चाहिए ना, कैसे नहीं हो रहा है? दिखाते हैं इसका, उसके बाद आंसर, उसके बाद आंसर 2 है, उसके बाद आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो रहा है कि नहीं, हम देखो मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है, दिखाते हैं रेजोनेंस क्यों नहीं होता। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट हम लगा दे रहे हैं, आप हम पढ़ाए हैं, आपका दिमाग लगा दे रहे हैं। ये ऐसे हुआ, इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये गया इधर जाएगा ना, ये वाला जाएगा,
जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस और ये होगा कि नहीं बताइए, होगा? हाँ यहाँ नेगेटिव है। क्लियर यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये वाला जाएगा यहाँ पे, तो देखिए अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया आप देख रहे हैं, इधर में चला गया। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रहेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहा तब ना खींचेगा, डिस्टेंस ज्यादा ना हो गया यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, यही अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ डेवलप करता है, देख लेते हैं, देखिएगा दोनों ऊपर है, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है हमको, किस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंचाएगा वो हम दिखा, NO2 ग्रुप लगा होगा, पैरा पोजीशन पे हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला बाहर, ये बाहर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ सिंगल, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे, यहाँ तक क्लियर है? बताइए रेजोनेंस हो रहा है ठीक से? यहाँ तक रेजोनेंस ठीक है। देखिए ये यहाँ गया, ये इधर गया, तो ये इधर गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए एक पॉजिटिव कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ जाएगा, ये यहाँ गया, तो यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज आया। अब बताइए ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो निगेटिव को ज्यादा में जल्दी खींचेगा, यहाँ खींच पाएगा दूर में ना, ज्यादा इफेक्टिव यहाँ हो गया ना, समझ में आया? हमको इलेक्ट्रॉन को खींचना है वहां से, जितना कम करो वहां पे कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है ना, तो वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजोनेंस को उसका इफेक्ट ही नहीं होता है वहाँ, रेजोनेंस का नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पे दिखाई देगा। समझ में आ गया? ठीक है, पूरा लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि अब चेहरा आप लोग का ये हो रहा है ना, आप लोग क्लास के बाद भी पढ़िए, थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए, खास समझ में आया अगले क्लास में डिस्कशन भी कर लेंगे, क्या नहीं समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे जरूर, क्वेश्चन ज्यादा, देखिए अब ये खत्म हो चुका है, तो कहानी खत्म हो, थोड़ा सा और पढ़ना है 15-20 मिनट, तो ऑर्थो इफेक्ट पढ़ना है। आगे क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करिएगा तो एक कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ, एक कंपाउंड के अंदर 3 हाइड्रोजन, कौन ज्यादा एसिडिक पकड़ते हैं? कौन सा हाइड्रोजन पहले, मतलब विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, H1, H2, H3, कौन सबसे पहले निकलेगा बाहर? आंसर बता दीजिएगा, रीजन के साथ बताते जाइएगा। मतलब एसिडिक स्टेट कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा हमको निकालना, उसके बाद कौन निकलेगा, उसके बाद कौन है, 3 हाइड्रोजन के बाद निकलेगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो H2 निकलेगा, क्यों? हम कहते किसी कंपाउंड का एसिडिक स्टेट नापते हैं, H+ निकलने के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस जो बना कितना स्टेबल है ना। चलिए H2 निकाल दीजिए, तो पहले जैसे ही H2 निकालिएगा ये नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं यहाँ पे? अच्छा ये नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन 3 पोजीशन पे कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो रेजोनेंस तो होगा ना, 3 पोजीशन है,
है कि नहीं, बिल्कुल सत्य। अब यहाँ रेजोनेंस होगा भाई, क्यों? देखिए ये निगेटिव चार्ज जब होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड तो जाएगा नहीं सर, समझ में आ गया? ये नहीं तो चलिए, उसके बाद पहला सबसे पहले ये निकलेगा, 3 कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है। अब देखिए अगर यहाँ से ये निकलता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन हुआ ना। चलिए यहाँ देखिए, तो अगर ये निकाले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, अब कौन निकलेगा फिर? वाई, ये है पढ़ने तो नहीं दिया। देखिए इसको जब निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस तो होगा ना। चलिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाए तो ये भी रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है लगा हुआ, देगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। हम बताए थे अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। हम क्या है, हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं सारा बुद्धि लगा देना है आपको, जो है हाइपर कंजुगेशन इंडेक्स सब बुद्धि लगाइए, क्यूमुलेटिव ओवरऑल व्यू देखना है ना। तो सबसे पहले ये निकला, उसके बाद ये वाला निकलेगा H1 H3, उसके बाद आज जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत स्टूडेंट को हमको शकल देख के लग रहा है थोड़ा बहुत सब जा रहा है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन फिर कर लेंगे, है ना, उसके बाद ही आगे। लेकिन प्रोवाइडेड आप लोग क्वेश्चन पूछा कीजिए, हमको क्लास में आके सर हमको नहीं समझ में आया बता दीजिए, बात करें और शर्माने वाला बात है, पूछने तो फिर थोड़े बेइज्जती हो जाता है। चलिए ओके बताइए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन निकालना है, और आजकल अंतिम क्वेश्चन होगा। आंसर जो ये बोले आंसर होगा वो अच्छा है, समझना है क्या बोले? 4 3 2 1 ठीक होगा। चलिए देखिए कैसे आंसर निकालते हैं। आप बताएं कि कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए सबका। चलिए इसको देखिए, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो माइनस इसका क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, इसका क्या बनेगा? ये बनेगा, इसका क्या बनेगा? ठीक है, हम बताए थे इक्विवेलेंट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल। तो इक्विवेलेंट रिजल्टिंग कितना बनेगा? यहाँ कितना बनेगा? एक बार यहाँ ऑक्सीजन, एक बार यहाँ ऑक्सीजन, 3 को है ना, 3 को बनेगा ना यहाँ पे, 3 इक्विवेलेंट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितना? 2। कौन ज्यादा स्टेबल? मोस्ट एसिडिक, इसको बोलते हैं सल्फोनिक मोस्ट एसिडिक। फिर ये वाला इस दोनों में, अब देखिए यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल की ये ज्यादा स्टेबल, देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होगा कि नहीं? सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। लेकिन ये वाला यहाँ sp2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हुआ? स्टेबल करेगा कि नहीं इसको? यहाँ पे sp2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है होगा कि नहीं?
और वो नहीं भी खींच रहा है तो रेजोनेंस होगा कि नहीं? रेजोनेंस भी तो होगा। टेबल करेगा कि नहीं इसको? तो सेपरेटिंग ऑर्डर क्या होगा? 4 3 2। चलिए आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू। ये जो प्रॉब्लम होगा आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ होगा तो जैसा होगा तो देखेंगे। लेकिन अब आप लोग का मेहनत करने का टाइम आ गया। अब आप लोग सुबह शाम मेरे नोट्स में घुसे रहिए। एक एक पॉइंट हम जो लिखवाते हैं उसका मतलब होता है, कुछ भी आलतू फालतू में लिखवाते हैं। उसका देखते हैं हर 3-4 मिनट के बाद ये एप्लीकेशन यूज करा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं उसको यूज करा देते हैं पूरा, है ना। इसलिए एक एक चीज को मेरा कॉपी को बार बार पढ़ते रहिए। 15-20 मिनट का क्लास रह गया है, DOC 1 इसके वाला केमिकल बॉन्ड में। थैंक यू।